टैगोर स्कूल बावड़ी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का फिर से स्वागत है। सभी स्टूडेंट्स को गुड मॉर्निंग। आज जो हमारी ऑनलाइन क्लास है उसमें हम नाइट्रोजन चक्र के बारे में अध्ययन करेंगे। आज जो स्टडी करेंगे किसके बारे में स्टडी करेंगे? नाइट्रोजन चक्र के बारे में। नाइट्रोजन चक्र, ठीक है। अब देखो इसमें हम बात करें, कल थोड़ा सा आपको मैंने इसके बारे में पहले ही बता दिया था कि नाइट्रोजन चक्र क्या है, ठीक है, और नाइट्रोजन क्या है। हम बात करें कि जो वायुमंडल में है विभिन्न प्रकार की गैसें पाई जाती है, जिसमें नाइट्रोजन गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ऑक्सीजन गैस है, ठीक है ना, जैसे सल्फ्यूरिक गैस है, जो सल्फर संबंधित जो गैसें हैं, मेथेन है, ठीक है। इसके अतिरिक्त हम बात करें कुछ धूल के कण भी पाए जाते हैं, कुछ जलवाष्प भी पाए जाते हैं। ये सब मिलकर लगभग वायुमंडल का निर्माण करते हैं। इसमें जो सर्वाधिक मात्रा में जो पाई जाने वाली जो गैस है वो कौन सी गैस होती है? नाइट्रोजन गैस होती है। कौन सी गैस होती है? नाइट्रोजन गैस। और ये जो नाइट्रोजन गैस है वो वायुमंडल में कितनी परसेंट पाई जाती है? लगभग 78% जो पाई जाती है वो नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। और नाइट्रोजन जो गैस है वो सजीवों का क्या है? एक आवश्यक संगठक है, यानी सजीवों के लिए बहुत ही आवश्यक है, विभिन्न प्रकार के संगठक बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे हम बात करें कि नाइट्रोजन के द्वारा किस किस का निर्माण हो सकता है या किस किस के बनाने में नाइट्रोजन का विशेष योगदान होता है। एक तो हम बात करते हैं प्रोटीन, ठीक है ना। प्रोटीन के लिए क्या चाहिए? नाइट्रोजन चाहिए। इसके अतिरिक्त हम बात करें क्लोरोफिल, या जिसे बोलते हैं पर्णहरित। पर्णहरित या जो क्लोरोफिल है उसके लिए भी क्या चाहिए? नाइट्रोजन तत्व चाहिए। जो नाइट्रोजन है उसके कारण जो है उसके द्वारा भी किसका निर्माण होता है? मतलब पर्णहरित का निर्माण होता है, ठीक है ना। इसके साथ साथ हम बात करेंगे न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड या न्यूक्लिक अम्ल कौन कौन से होते हैं? डीएनए व आरएनए। न्यूक्लिक एसिड दो प्रकार के होते हैं, एक तो डीएनए और दूसरा कौन सा होता है? आरएनए। ये दो क्या होते हैं? न्यूक्लिक एसिड होते हैं। डीएनए का जो पूरा नाम होता है वो होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए का पूरा नाम होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। और डीएनए क्या होता है? एक आनुवांशिक पदार्थ होता है। आनुवांशिक पदार्थ की हम बात करें, ये आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का कार्य करते हैं। आरएनए की हम बात करें, इसे बोलते हैं राइबो न्यूक्लिक एसिड, और इसका मुख्य कार्य क्या होता है? प्रोटीन संश्लेषण का कार्य होता है, ठीक है ना। तो हम देखो, जैसे हम बात करें न्यूक्लिक एसिड का जो निर्माण होता है, या हम बात करें जैसे प्रोटीन का निर्माण हो रहा है, या हम बात करें पर्णहरित का जो निर्माण हो रहा है, तो ये सारे जो निर्माण होते हैं वो किसकी सहायता से होता है? मतलब नाइट्रोजन की सहायता से ही होता है, ठीक है। अब देखो इसके बाद में बात करें कि इसके अतिरिक्त इससे विटामिन भी बन जाते हैं। विटामिनों का जो निर्माण किया जाता है वो भी किसके द्वारा किया जाता है? नाइट्रोजन तत्व के द्वारा किया जाता है, या जो नाइट्रोजन गैस है उसके द्वारा किया जाता है। ये तो हो गया थोड़ा किसके बारे में? नाइट्रोजन के बारे में, कि वायुमंडल में कितनी परसेंट पाई जाती है? लगभग 78%। सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है नाइट्रोजन गैस, जो 78% है। इसके अतिरिक्त ये किसके संगठक होते हैं? प्रोटीन है, पर्णहरित है, न्यूक्लिक एसिड है और विटामिन। इनके भी क्या होते हैं? संगठक होते हैं। विटामिन जैसे ए बी सी डी ई के जो भी है, ठीक है। अब देखो, जैसे हम बात करें कि पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधे या जंतु होते हैं, इनको सीधे ही, या कहने का मतलब वायुमंडलीय नाइट्रोजन का उपयोग सीधे ही नहीं कर सकते हैं, सीधे इस गैस का उपयोग नहीं कर सकते हैं, बल्कि इसका उपयोग नाइट्रोजन यौगिकों के रूप में करते हैं। केवल किसमें कर सकते हैं? वायुमंडल। इस जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन का जो उपयोग करते हैं वो नाइट्रोजन यौगिकों के रूप में करते हैं। तो देखो, जैसे हम बात करें कि नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिकों में बदलना नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाता है। वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिकों में बदलना क्या कहलाता है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण। क्या कहलाता है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण, या इसे हम बोल सकते हैं नाइट्रोजन यौगिकीकरण कहा जा सकता है। और इस प्रकार की जो नाइट्रोजन है उसको नाइट्रोजन के यौगिकों में बदलने का जो विशेष योगदान होता है वो या तो किसका होता है? जीवाणु का। जो हमने पढ़ा था, लेग्यूम कुल के जो पादप होते हैं, यानी दलहन वाले, जैसे मटर है, चना है, उसकी ग्रंथिकाओं में, मूल ग्रंथिकाओं में पाए जाने वाला जो राइजोबियम जीवाणु होता है वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करता है।
इसके अतिरिक्त हम बात करें कि नील हरित जो शैवाल होते हैं, कुछ जो शैवाल होते हैं नील हरित शैवाल, BGA ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है ना, नील हरित शैवाल, ये भी क्या करते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करते हैं। क्या करते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करते हैं। लेकिन यदि हम बात करें कि जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण, ठीक है, इसको हम काम में लेते हैं किसके द्वारा, मूल द्वारा क्या करते हैं, पेड़ पौधे ग्रहण कर लेते हैं और विभिन्न उत्पाद बनाने में इसको काम में ले लिया जाता है, जैसे प्रोटीन है, पर्णहरित है, जो भी है, न्यूक्लिक एसिड है, विटामिन है, इन सबको बनाने में इसका विशेष योगदान हो जाता है। ठीक है, तो अब हम क्या लिखेंगे, इसके बारे में थोड़ा सा वर्णन करेंगे। फिर नाइट्रोजन चक्र के बारे में और आगे हम पढ़ेंगे कि फिर वापस वायुमंडल में किस प्रकार से मिल जाता है। ये नाइट्रोजन की मात्रा, जैसे नाइट्रोजन पेड़ पौधे काम में ले रहे हैं, उसके बावजूद भी उतनी ही बनी हुई है, क्योंकि वो किसके कारण, नाइट्रोजन चक्र के कारण घूम फिर कर वापस उन्हें प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है ना, तो हम लिखेंगे कि वायुमंडल में सर्वाधिक जो गैस पाई जाती है, कितने परसेंट पाई जाती है, 78% गैस क्या पाई जाती है, नाइट्रोजन पाई जाती है। तो हम लिखेंगे वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस कितने परसेंट पाई जाती है, 78%। पाई जाती है। ठीक है, ये जो नाइट्रोजन गैस है, विभिन्न जो हम बात करें जैविक जो घटक है, या हम बात करें सजीवों का जो आवश्यक संगठक है, ठीक है ना, जो, ठीक है ना, सजीवों का आवश्यक घटक है, सजीव क्या है, आवश्यक घटक है। ठीक है ना, इनमें बात करें प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल, विटामिन, पर्णहरित में ये क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं, जो सजीव का आवश्यक घटक है। और हम बात करें उसके बाद में प्रोटीन है, विटामिन है, न्यूक्लिक एसिड है, पर्णहरित है, इन सब में क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। और जैसे हम बात करें न्यूक्लिक अम्ल या न्यूक्लिक एसिड, इसके साथ साथ हम बात करें पर्णहरित या क्लोरोफिल, पर्णहरित या इसे बोल सकते हैं क्लोरोफिल। पर्णहरित के कारण ही जो पेड़ पौधे होते हैं वो कौन सी प्रक्रिया करते हैं, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया करते हैं, पर्णहरित यानी क्लोरोफिल। इसके साथ साथ हम बात करें प्रोटीन, व विटामिन में क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। विटामिन में उपस्थित होते हैं। ठीक है, हो गया ये कि वायुमंडल में जो नाइट्रोजन गैस होती है वो कितने परसेंट पाई जाती है, 78% पाई जाती है, जो सजीवों का क्या है, आवश्यक घटक है। और न्यूक्लिक अम्ल, पर्णहरित यानी क्लोरोफिल, प्रोटीन और विटामिन में क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। ठीक है ना, अब हम आगे लिखेंगे हमें कि पौधे व जंतु, पौधे एवं जंतु वायुमंडलीय नाइट्रोजन, पौधे व जंतु की यदि हम बात करें, वे वायुमंडलीय जो नाइट्रोजन गैस होती है उसका उपयोग सीधे ही नहीं करते। वायुमंडलीय नाइट्रोजन गैस का उपयोग वायुमंडलीय नाइट्रोजन गैस का उपयोग सीधे नहीं कर सकते हैं, सीधे नहीं कर सकते हैं। तो देखो किसके रूप में कर सकते हैं, बल्कि ये किसके रूप में कर सकते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण के द्वारा जो क्या बनाए जाते हैं, नाइट्रोजन यौगिक बनाए जाते हैं, उनके द्वारा कर सकते हैं।
ठीक है ना। बल्कि यह कहने का मतलब यह है कि ये नाइट्रोजन यौगिकों के रूप में क्या कर सकते हैं, उन्हें प्राप्त कर सकते हैं, इनका उपयोग कर सकते हैं। ये नाइट्रोजन यौगिकों के रूप में इसे प्राप्त कर सकते हैं या इसका उपयोग कर सकते हैं, ये लिख लेंगे हम, इसका उपयोग कर सकते हैं। नाइट्रोजन यौगिकों के रूप में क्या कर सकते हैं, इसका उपयोग कर सकते हैं। और मैंने आपको ये बता दिया कि नाइट्रोजन यौगिकों में बदलने की जो प्रक्रिया होती है उसे नाइट्रोजन स्थिरीकरण या नाइट्रोजन यौगिकीकरण कहा जाता है। और यह कार्य कौन करते हैं, जैसे हम बात करें कुछ जीवाणु से राइजोबियम जो लेग्यूम कुल है या मटर कुल की हम बात करते हैं, दालें हैं, उनकी मूल ग्रंथिकाओं में पाए जाते हैं। और साथ ही हम बात करें नील हरित शैवाल, वो भी क्या करते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने का कार्य करते हैं। और फिर मृदा से जो पेड़ पौधे होते हैं, जिसे हम बात करें, वो क्या कर लेते हैं, मृदा से जो पेड़ पौधे होते हैं नाइट्रोजन यौगिकों को ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है ना। आज क्लास में इतना ही, बाकी बढ़ाएंगे नेक्स्ट क्लास में।